presents myself प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल। ये जो हमारा वीडियो है ये वीडियो नंबर 6 फॉर क्लास 9 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मोशन। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बात किए थे कुछ ग्राफ के बारे में। अब हम जो तीनों इक्वेशन है हमारे, यानी जो मोशन पे तीनों इक्वेशन है उन्हें हम ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व करेंगे। एक पहला हमारा इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन हमारा v बराबर u प्लस एटी। v मतलब क्या हुआ हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन और t मतलब टाइम। हमें प्रूव करना है v इज इक्वल टू u प्लस एटी, जैसा हम पहले प्रूव कर चुके थे। एक वो अर्थमेटिक था, ये ग्राफिकली था, ये ग्राफिकली है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक फिगर बनाए हुए हैं, इसी की मदद से हम प्रूफ करेंगे। देखिए फिगर में क्या है, यहाँ से जो OA है वो u यानी वो इनिशियल वेलोसिटी है। A आने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी जो है वो एक्सीलरेट करते हुए B तक पहुंची है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्लोप दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा एक्सीलरेशन का स्लोप है। और BC यानी चलने का स्टार्ट किया वो C से और पहुंचा वो B तक। तो हमारा जो BC है वो फाइनल वेलोसिटी है, OC हमारा टाइम। अब बात करते हैं यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बॉडी, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि द बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एट अ पॉइंट A। यहां से स्टार्ट कर रहा है और देयर इज एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A फ्रॉम A टू B। टाइम आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v विच इज इक्वल टू द BC। जो ग्राफ में दिखाया गया वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ जो है आप देख सकते हैं u जो है वो OA के बराबर है, ठीक है, v BC के बराबर है। अब यहाँ बात करें फ्रॉम द ग्राफ, यानी ग्राफ के अनुसार अगर हम देखें तो ग्राफ में क्या है, यहाँ पे BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, यानी BC जो है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे BC को अगर तोड़े अगर तो BD प्लस CD आएगा। तो BD प्लस CD, तो CD जो है विच इज इक्वल टू द OA एंड OA इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी u। सो CD एंड OA both are equal to each other, then we can also write it v is equal to BD plus u. So let it's a first equation and the AB is a slope which is indicate the acceleration। तो हम क्या लिख सकते हैं, A is equal to BD by AD। पहले ही बता चुके हैं वो BD by AD। उसके बाद क्या लिखेंगे हम BD, और AD का जो वैल्यू है AD is also equal to the OC, और OC का वैल्यू जो है वो T है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं BD by T, यानी A is equal to BD by T, और BD से क्या लिखते हैं AT, यानी BD का वैल्यू हमको मालूम हो गया। तो BD का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में लिखेंगे। जैसे इक्वेशन 1 में लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा AT प्लस U, इसको अरेंज कर देंगे तो हमारा जो है वो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हम पहला इक्वेशन जो है वो प्रूफ कर दिए ग्राफिकली मेथड से। जो जैसा लिखा हुआ है, जो ऐसा फिगर है वैसा हम यहाँ भी लिखे हुए हैं और एग्जैक्ट जो है लिखते चले रहे हैं, और फॉर्मूला के अनुसार जो हम यहाँ पे उसको पुट कर दिए। तो ये हमारा रहा फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में। चलिए अब जो बात करते हैं, हम बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ, यानी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए जो फिगर है वो फिगर सेम रहेगा, जो हम लिखे हुए जहां तक वो भी सेम रहेगा। बस एक लाइन इसमें जोड़े हुए क्या कि मान लेते हैं सपोज द बॉडी ट्रेवल्स s अ डिस्टेंस इन अ टाइम t, यानी जो बॉडी है इस टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो s। तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया वो देखिए, ये जो जितना फिगर अंदर है इसके, ये इसका डिस्टेंस है, यानी O A B और C ये पूरा का पूरा जो है वो डिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ OABC। अब OABC में हम देख सकते हैं कि OABC में दो फिगर जो है वो ज्वाइन है। एक हमारा ऊपर का ट्रायंगल ये हिस्सा,
ठीक है, और एक हिस्सा ये रेक्टेंगल का हिस्सा, ठीक है। ये दोनों हिस्से जो है ये आपस में ज्वाइन करके तब वो बना रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कर दिए। इसके करने के बाद अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, L इंटू बी। अब L इंटू बी में हम लिख सकते हैं OC इंटू OA प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हमारा हाइट, ठीक है। तो हम बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, तो BD इंटू AD। अब देखिए BD का जो वैल्यू है हम पहले ही लिख चुके थे, यहां भी लिख देते हैं आपको कि BD का जो वैल्यू है वो क्या हम लिखे थे, फर्स्ट इक्वेशन में 80 बना लिए थे, मतलब वो 80 हम ला दिए थे उसको, तो वही जो है वो हम यहाँ पे पुट कर दिए। OC का वैल्यू हमारा T, OA का वैल्यू U 1/2, BD का वैल्यू 80 और AD का जो वैल्यू है, AD उस समय बताए थे कि AD जो है वो OC के इक्वल है। जब OC के इक्वल है तो इसका मतलब उसका वैल्यू भी T। अब बस सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, यानी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी ये हमारा सेकेंड भी प्रूफ हो गया। समझ में आ गया। अब चलिए अब चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन की तरफ। इसको ग्राफिकली मेथड से प्रूफ करने के लिए हमारा क्या है, v² प्लस 2as, ठीक है। सेम चीज वही है, कोई भी मतलब जो हम लिखे हुए हैं राइटिंग में वो चेंज नहीं होगा, फिगर हमारा कोई चेंज नहीं होगा। देखिए उसमें क्या था, डिस्टेंस सेम निकाल रहे थे, एरिया जो हमारा OABC था तो उसमें दो भाग में बांट दे रहे थे। इसमें क्या करेंगे, सिंगल वैसे ही रखेंगे, यानी OABC। तो OABC हम देख सकते हैं, OABC जो इसका फिगर है वो एक ट्राइपीजियम का फिगर है, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल एरिया ऑफ ट्राइपीजियम OABC। अब ट्राइपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाई 2। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कहने का मतलब कि ये दोनों पैरेलल साइड है, यानी BC और OA, तो BC प्लस OA। और हाइट कौन हुआ हमारा, हाइट हुआ हमारा OC, तो OC लिख दिए। BC का वैल्यू क्या है V, OA का वैल्यू U और T, और यहाँ पे 2। तो 2 को क्या किया हम, 2 को इधर लेके चले गए तो 2s हो गया। क्योंकि हमको इस इक्वेशन में t का कोई काम नहीं है, जब t का कोई काम नहीं है तो t के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए t की जगह पे क्या लिख सकते थे, हमारा जो पहला था v बराबर u प्लस AT, तो हम देखिए v माइनस u बराबर AT और v माइनस u बाई a इज इक्वल टू t, यानी यही जो t का वैल्यू है, t का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे, इस t का वैल्यू हम इसके अंदर रख दिए। तो इसको आप लिखने के बाद इसको आप कोष्ट में कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए। अब इस t का वैल्यू क्या लिखे हम, v माइनस यू बाई ए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया v माइनस यू बाई ए को फिर क्या किया हम इस साइड लेके चले गए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके चले गए। तो जैसे ए को लेके चले गए तो हो गया हमारा 2a से, और ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमारा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, यू स्क्वायर को इधर लेके चले आए, यानी 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको हम सही तरीके से अरेंज कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा तीनों का तीनों जो था, ये क्या था हमारा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारा ये जो तीनों के तीनों इक्वेशन थे वो सॉल्व कर दिए। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो अर्थमेटिकल जो था उसे यहाँ पर सॉल्व करते हुए देख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा जो इससे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा
एक सर्कल है और इस सर्कल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर इसे सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो इसे को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। यानी वो जिस तरीके से मोशन करेंगे, वो ऑब्जेक्ट जिस तरह मोशन करेगा वो मोशन करेगा कैसा, हमारा सर्कुलर मोशन। तो ये भी बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से यानी कांस्टेंट स्पीड से अपना स्पीड नहीं बदलता है और वो मोशन करता है इस सर्कुलर पाथ पे, तो अब हम उसे कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसे सर्कुलर पाथ पे अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर घूमता है तो उसे हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया? अब हम बात करते हैं आगे इसमें। देखिए कुछ हम टर्म्स क्या पढ़े थे, आप नहीं होगा तो आप पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। एक बात ये थे कि एक्सीलरेशन कब होते हैं, इसके कंडीशन दिए थे। एक्सीलरेशन कब होते हैं उसका कंडीशन क्या था कि जब उसका स्पीड चेंज हो, यानी अगर उसका स्पीड चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होंगे, और अगर उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सीलरेशन होंगे। तो चूंकि ये जो है हर पॉइंट पे ये मुड़ा हुआ है, यानी हर पॉइंट पे ये कर्व डिजाइन का है, तो जब हर पॉइंट पे ये मुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं, हमेशा डायरेक्शन बदल रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो सीधे नहीं चल रहे हैं, हमेशा जो है वो सीधे नहीं चल रहे हैं। हम देख सकते हैं इसमें क्या कि कब हम हुआ था कि एक्सीलरेशन, यानी ये हर मोड़ पे क्या हो रहा है, हर मोड़ पे ये हर पॉइंट पे ये मुड़ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये एक्सीलरेट कर रहा है। तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कह सकते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन भी हम कहेंगे। ठीक, अब होता क्या है कि जब ये मोशन करते हैं तो मोशन करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कह सकते हैं कि अ फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन करने के लिए इसे जिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स, जो सर्कल के सेंटर से, यानी सपोज करते अगर यहां अगर ऑब्जेक्ट है, अगर यहां अगर ऑब्जेक्ट हुआ अगर, तो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, मोशन कराने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है वो फोर्स प्रोवाइड करता है सेंटर, ताकि ये उसी पाथ पर वो घूम सके। हम साइकिल चलाते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट में अगर या सर्कुलर पाथ पे अगर चलाते हैं तो जैसे अगर हम चलाएंगे उसको तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो साइकिल है वो सेंटर की तरफ झुका होता है, हमेशा हमारा ऐसे झुका होता है। कारण क्या बनता है, क्योंकि वो फोर्स अप्लाई करता है सेंटर, और सेंटर से जो फोर्स अप्लाई होगा उस ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। अब लेकिन क्या होता है कि जब ये फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब है कि हम खींचते हुए सेंटर की तरफ चले जाते हैं, हम खींचते हुए सेंटर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एक बल लगाने वाला है, फोर्स लगाने वाला एक ही है। अगर आपको कोई अगर अपनी तरफ खींचे अगर, तो आप उसकी तरफ खींचते चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आप सिर्फ वो सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि एक फोर्स और बाहर से कहीं लग रहा है जो इसके फोर्स के बिल्कुल इक्वल है, तभी जाके हम इस सर्कुलर पाथ पे घूम पाते हैं। तो वो फोर्स कहां से लगता है, वो फोर्स लगता है आउटसाइड द सेंटर एंड आउटसाइड द सर्कुलर पाथ। और वो फोर्स, ये दोनों के दोनों फोर्स जो होंगे वो इक्वल लगते हैं, और इक्वल लगने की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे वो घूमते हैं, और उस फोर्स को हम कहते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उसे बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर से लगता है, यानी सेंटर से जो फोर्स लगेगा वो हमारा होता है क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स।
और जो सेंटर के बाहर यानी कह सकते हैं कि आउटसाइड द सर्कुलर पाथ जो फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को कहते हैं हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? अब चूंकि हमारा जो सन है, एक तो सन जो है वो सेंटर में है, सपोज करते हैं अगर इस चीज को अगर हटा दिया जाए और एक फिगर क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा जो सन है वो सेंटर पे है, यहाँ पे सन है और हमारी पृथ्वी यहाँ पर है। तो पृथ्वी भी क्या होता है कि वो भी ऑर्बिट में घूम रही है। तो अब इसको ऑर्बिट में घूमने के लिए, इस पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो सन दे रहा है। ठीक? जो जिसके चारों तरफ अगर घूमेगा उसको जो फोर्स मिलता है वो मिलेगा जिसके वो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो पृथ्वी जो है यानी हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फोर्स जो है सेंट्रीपेटल फोर्स वो दे रहा है अर्थ को, और अर्थ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो आउटसोर्स है यानी वो यूनिवर्स से लग रहा है। ठीक? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट है, पृथ्वी के चारों तरफ भी सैटेलाइट घूमते हैं, तो सैटेलाइट को फोर्स जो मिलता है वो अर्थ देता है। अर्थ के चारों तरफ मून भी घूम रहा है, तो मून को जो सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है वो अर्थ दे रहा है। समझ में आया? तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक ये मोशन में। अब हम बात करेंगे किस चीज के ऊपर? अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, थैंक्स। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।